तो आज की वीडियो में लेके आ चुका हूँ बेहतरीन स्कीम के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जा रही है एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है ना, वो 3500 है, 3500 है, तो एक लार्ज नंबर ऑफ सीट है। तो कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहने वाला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, और साथ ही उन रूरल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से एक अच्छी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के लिए मैं फुल डिटेल नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, ताकि आपके सभी डाउट्स एक सिंगल वीडियो में यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको कोर्स के बारे में बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से कोर्स है जिसके लिए आप एडमिशन ले सकते हो। साथ ही इसमें सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज वो कैसे है, तो उसके बारे में बताऊंगा। फिर दोस्तों, जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसके बारे में आपको पूरा फुल डिटेल बताऊंगा। और फिर दोस्तों, जो आपका कोचिंग का जो मोड है, मतलब आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा कोचिंग या फिर ऑफलाइन मोड में करना होगा, इसके बारे में भी आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। फिर दोस्तों, जो आप कोचिंग फीस और स्टाइपेंड के लिए क्लेम करोगे ना, तो उसको आपको कैसे क्लेम करना है, उसकी पूरी प्रोसीजर को मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिर दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इसके जो अप्लाई लिंक का जो अप्लाई का लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली जाके वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो किस बेसिस पे रहने वाला है, क्या वो मेरिट बेसिस पे रहने वाला है या फिर इसके लिए कोई एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और फिर जो इसके इंपॉर्टेंट टाइम्स लाइन्स हैं, मतलब कौन कौन से डेट्स हैं, मेरिट डिक्लेयर होने का कौन सा डेट है, लास्ट डेट, अप्लाई फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फिर दोस्तों, जो इसमें फीस और ड्यूरेशन का जो क्राइटेरिया है ना, जो गाइडलाइन में प्रोवाइड किया गया है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और फिर जो इसके बचे हुए जो कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस होंगे, उनको भी मैं आखिरी में डिस्कस कर लूँगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं कोर्सेज़ के बारे में बताता हूँ आपको। तो आप यूपीएससी की कोचिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनना है तो आप यूपीएससी कोचिंग के लिए एलिजिबल हो। आप एसएससी की कोचिंग के लिए एलिजिबल हो। आप आरआरबीज की एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आप आरआरबीज की कोचिंग कर सकते हो। आप ग्रुप एंड ग्रुप बी की एग्जामिनेशन, जो कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के द्वारा होता है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो। साथ ही साथ ऑफिसर ग्रेड एग्जामिनेशन, जैसे बैंक में, इंश्योरेंस कंपनीज में, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, आपको अगर उसमें करियर बनाना हो तो आप आईबीपीएस जैसे एग्ज़ाम्स में भी आप इनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, जो क्लास 12th में है या फिर क्लास 12 पास कर चुके हैं, उनके लिए जो प्रीमियर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो उसके लिए आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो आप उसके कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपको मेडिकल में करियर बनाना है तो आप नीट कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आपको एमटेक करना है, तो आप गेट के कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको मैनेजमेंट में करियर बनाना है, आपको एमबीए करना है, तो कैट की कोचिंग के लिए भी आप एलिजिबल हो। और दोस्तों, अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आपको एलएलबी करना है, तो आप क्लैट की कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। दोस्तों, कुछ एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशंस होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में, विदेश में पढ़ने के लिए, जिसमें आपका सैट, जीआरई, जीमैट आता है, तो आप उस कोर्स के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आपको डिफेंस में आपका ड्रीम है जाने का, तो आप एनडीए और सीडीएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए भी, उनके कोर्स के लिए भी आप इस स्कीम के थ्रू एलिजिबल हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जितने भी महंगे महंगे बड़े बड़े कोर्स होते हैं, तो आप उन सभी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो इस स्कीम के थ्रू। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये स्कीम आपके लिए। फिर दोस्तों, अब इसमें बात करूँ मैं सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशंस का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3500 है, जिसमें कि आपका 60% जो सीट्स है ना, वो ऐसे कोर्सेज के लिए हैं जिसमें आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखी गई है। और 40% सीट्स ऐसे कोर्सेज के लिए हैं जिसमें आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12th रखी गई है। तो यहाँ पे आपको सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आई होप समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे जो आपको कैटेगरी वाइज जो रेशियो देखने को मिलेगा सीट्स का, उसमें 70% सीट्स आपके एससी के लिए होंगे और 30% सीट्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए होंगे। अब दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है, ये सिर्फ एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए ही, मतलब उनके लिए ही एलिजिबल हैं, वही एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे एससी या ओबीसी स्टूडेंट जो किसी माइनॉरिटी सेक्शन में आते हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उनके लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी
पे यही सेम स्कीम चल रही है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें जो इनकम क्राइटेरिया है, तो आपका जो कैंडिडेट्स का जो फैमिली इनकम होना चाहिए सभी सोर्सेज से, वो 8 लाख पर एनम या उससे कम होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, तो आप ये ध्यान रखिएगा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो एक ऑथेंटिक सोर्स से इशू होना चाहिए, वहाँ से सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें जो ऐसे कोर्सेज जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्लास 12 रखी गई है, तो उसमें कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो उसमें उस कैंडिडेट्स वो ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए या तो वो क्लास 12 में पढ़ रहा हो या फिर वो क्लास 12 पास कर चुका हो। और फिर साथ ही साथ दोस्तों जो इसमें आपको डिटेल फिलअप करना होगा फॉर्म फिलअप करते समय, तो उसमें आपको क्लास टेंथ के जो परसेंटेज जो मार्क्स होंगे वो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके क्लास 10th में 50% से ऊपर होने चाहिए मार्क्स। और दोस्तों जो आपका मेरिट भी बनेगा ना, तो वो आपके क्लास 10th के परसेंटेज के बेसिस पे ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं ऐसे कोर्सेज के लिए जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखी गई है, तो उसमें जो कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई वो ऐसे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उनको क्या करना होगा, उनको एप्लीकेशन फॉर्म में अपने क्लास 12 के मार्क्स देने होंगे, वहाँ पे मेंशन करने होंगे, और उनका जो क्लास 12 में जो परसेंटेज होना चाहिए वो 50% से ऊपर होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। और साथ ही साथ जो उनकी मेरिट बनेगी वो क्लास 12 की जो मार्क्स होगी उसकी बेसिस पे बनेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो आपका मेरिट ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में मेरिट ही रहने वाला है, कोई एग्ज़ाम इसके लिए अलग से नहीं है। फिर दोस्तों अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें कि वो ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैट का एग्ज़ाम, तो कैट जो होता है एमबीए के लिए होता है, हायर स्टडीज़ के लिए होता है, तो जो उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो ऐसे कोर्सेज़ के लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो ये एलिजिबिलिटी आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं मोड ऑफ कोचिंग की। जो आपका कोचिंग का मोड है वो यहाँ पे बेसिकली फिजिकल मोड में मतलब ऑफलाइन मोड में रहने वाला है। ऑनलाइन मोड इस स्कीम के थ्रू सपोर्टेड नहीं है, मतलब आपको ऑफलाइन मोड में ही कोचिंग करना पड़ेगा। फिर दोस्तों अब यहाँ पे फीस और ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, उसका क्राइटेरिया गाइडलाइन में क्या मेंशन है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको यूपीएससी का कोर्स में इनरोल करना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको यूपीएससी की कोचिंग लेनी है। तो आप मान लीजिए आपने इसमें आप अपने मनपसंद कोई भी कोचिंग ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, या आप पूरी तरह से फ्री हो। मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट आईएएस में यूपीएससी का कोर्स लेना है, तो दोस्तों वहाँ यहाँ पे जो मैक्सिमम फ़ीस जो आपको गवर्नमेंट रिफ़ंड करने वाली है ना, वो उसके लिए यूपीएससी के कोर्स के लिए 1,20,000 रिफ़ंड करने वाले है। मान लीजिए आपने एडमिशन लिया और आपकी फ़ीस 1,20,000 से ऊपर चली गई, तो जो इसका जो 1,20,000 से जो अलग जो पैसा होगा वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट आपको नहीं रिफ़ंड करेगी। मैक्सिमम इतना ही पैसा जो है इसमें मेंशन है गाइडलाइन में, उतना ही पैसा आपको रिफ़ंड हो सकता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें जो क्या कहते हैं आपका जो ड्यूरेशन है कोर्स का, वो भी इसमें मेंशन है कि आप कितने महीने के कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम के लिए आपको एग्जांपल देके समझा दिया। ऐसे मेरे सामने डैशबोर्ड में सभी एग्ज़ाम्स की जो मैक्सिमम फ़ीस जिसको आप क्लेम कर सकते हो, जो मिनिमम ड्यूरेशन जो आपका कोर्स का रहने वाला है, वो सभी चीज़ें मेंशन है। फिर दोस्तों इसमें कम से कम आपको एक हफ्ते में 16 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है, गाइडलाइन में मैंडेटरी है। मतलब आपको एक हफ्ते में कम से कम 16 घंटे कोर्स मतलब 16 घंटे आपको क्लास लेना ही पड़ेगा, तभी आप क्लेम कर सकते हो स्टाइपेंड और फीस के लिए। फिर दोस्तों अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो फीस और स्टाइपेंड जो आप क्लेम करने वाले हो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप क्लेम करोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट का जो कोर्स फीस है, जो इसके पहले मैं आपको दिखाया था गाइडलाइन में जितना फिक्स है कि मैक्सिमम फीस इतना ही वो रिफंड हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो उसे अपनी तरफ से देना पड़ेगा, मतलब उसे अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, उसको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों इसमें जो आपका फ़ीस है ना, कोचिंग फ़ीस, वो आपको डीबीटी के माध्यम से मिलने वाला है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, जो कि आधार बेस्ड पेमेंट होता है। आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा जितना भी आपका फ़ीस लगा होगा रिफ़ंड हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अपने आधार को बैंक अकाउंट से लिंक भी करना पड़ेगा, तभी आप का जो इंस्टॉलमेंट में जो आपका पैसा आने वाला है सिंगल इंस्टॉलमेंट में रिफ़ंड, वो तभी मिल पाएगा। फिर दोस्तों इसका भी एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। मान लीजिए आपने
मैं वही वाला एग्जांपल बताता हूँ, यूपीएससी कोचिंग वाला। आपने दृष्टि आईएएस में जाकर एडमिशन ले लिया, वहाँ पे आपकी जो फीस लगी, फीस आपने पहले आपको यहाँ पे फीस अपनी तरफ से जमा करना होगा। फिर जब आप फीस जमा करेंगे तो वहाँ से आपको फ़ी रिसिप्ट मिलेगी। दोस्तों वो फ़ी रिसिप्ट डिजिटल होना चाहिए, मतलब हाँ हैंड रिटन फीस रिसिप्ट नहीं होना चाहिए, जो फीस का रसीद है। और दोस्तों जो आप वहाँ पे फीस सबमिट करेंगे वो भी आपका डिजिटल पेमेंट मोड में होना चाहिए, मतलब आपका वहाँ पे कैश मोड नहीं चलेगा। आपको उनके वेबसाइट के ऑनलाइन आपको उनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होगा, क्योंकि जब आप पासबुक में बाद में एंट्री कराएंगे तो वो चीज़ वहाँ पे एंट्री में आ जाएगी कि आपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इतना फीस सबमिट किया है। तो आपका एक प्रूफ होगा, वो चीज़ आपको बाद में अपलोड करना पड़ेगा फी रिसिप्ट के साथ, तभी आपका पैसा जो आप रिफंड चाहते हो गवर्नमेंट की तरफ से तभी आपको मिल पाएगा। फिर दोस्तों इसमें जो स्टाइपेंड की जो क्राइटेरिया दी गई है, तो स्टाइपेंड आपका मैं बता दूं यहाँ पे 4,000 पर मंथ मिलने वाला है। तो ये 4,000 जो पर मंथ मिलने वाला है, ये भी इसकी भी एक क्राइटेरिया दी हुई है। आपको पढ़ाई के समय नहीं मिलेगा, जब आप कोचिंग में एडमिशन लोगे उसके समय नहीं मिलेगा। जब आपका कोचिंग कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी महीने का होगा, उसके कंप्लीट होने के बाद ही आपको ये स्टाइपेंड जो 4,000 मंथली स्टाइपेंड, वो आपको जितने महीने का कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसके बाद ही मिलेगा। फिर दोस्तों इसका क्लेम करने के लिए इसमें भी एक छोटी सी क्राइटेरिया रखी गई है कि इसमें जब आप मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी की दृष्टि आईएएस से, वहाँ पे आपने फ़ीस सबमिट किया, फ़ीस का रिसिप्ट अपलोड कर दिया। तो जैसे आप फ़ी का रिसिप्ट अपलोड करोगे 2 हफ्ते में आपका वेरीफाई होने के बाद, क्रॉस चेक होने के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। फिर दोस्तों फिर आपने मान लीजिए आपका कोचिंग कंप्लीट हो गया, 9 महीने का जितने भी महीने का आपका कोचिंग रहा होगा ड्यूरेशन, वो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों फिर आपने मान लीजिए आपने यूपीएससी का फॉर्म आया, आपने उसमें अप्लाई किया यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो जो आपका जो एडमिट कार्ड जो वहाँ पे आपका जनरेट होगा, तो एडमिट कार्ड जब आप आ जाएगा, आपका हॉल टिकट एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो आपको उसको अपलोड करना होगा। उसको अपलोड करने के बाद ही आप मंथली स्टाइपेंड जो आपका आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो फिर दोस्तों इसमें जो आपका ये जो मंथली स्टाइपेंड है, इसकी भी एक वैलिडिटी है। जब आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाएगा, हॉल टिकट जनरेट होने के 1 साल तक ही आपका मंथली स्टाइपेंड वैलिड रहने वाला है। अगर आपने वो 1 साल बाद अगर इसको अप्लाई किया स्टाइपेंड के लिए, तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा, आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो आपको 1 साल के भीतर ही आपको ये मंथली स्टाइपेंड के लिए क्लेम करना होगा। और फिर साथ में दोस्तों अब इसमें बता देता हूँ मैं कि सीट्स का जो एलोकेशन है वो कैसे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो ऐसे कोर्सेज जिसमें क्लास 12 एलिजिबिलिटी रखी गई, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1400 है। और ऐसे कोर्सेज जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रखी गई है, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 2100 है, जो कि एससी और ओबीसी के लिए अलग अलग इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। 70% सीट्स जो हैं वो एससी के लिए हैं और ओबीसी के लिए 30% सीट्स हैं। फिर दोस्तों अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो आपको बता दूं, ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इस पोर्टल पे जाके आप ऑफलाइन इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों मैं यहाँ पे अप्लाई लिंक आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड पे, इस अप्लाई लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली वहाँ से जाके फॉर्म को फिलअप कर सकें। फिर दोस्तों इसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा उसका एक फॉर्मेट दिया होगा, उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। फिर दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप 12th में हो, आप किसी स्कॉलरशिप को ले रहे हो, टॉप क्लास स्कॉलरशिप को ले रहे हो, तो अगर आप एनएसपी में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्टर हो, तो आपको वहाँ पे अपना यूनिक आईडी नंबर जो होता है, जो आपको मिलता है एनएसपी के थ्रू, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करते समय। इसका भी एक बेनिफिट है मेरिट लिस्ट में, जो कि आपको आगे बताने वाला हूँ। और फिर दोस्तों इसमें जो आधार नंबर है वो मैंडेटरी है सभी के लिए, जो 18 साल के हो गए हैं या 18 साल से ऊपर हैं, उनको आधार नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अपने अकाउंट को आधार से लिंक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रिफंड आने वाला है डीबीटी के माध्यम से आने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो आधार बेस्ड पेमेंट है। तो यहाँ पे आधार को अकाउंट नंबर से लिंक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप मान लीजिए आप 18 से कम एज के हैं, तो अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा आधार के लिए। तो आपके पास आधार नंबर तो इसमें होगा नहीं, तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक ईआईडी नंबर जनरेट होगी, तो उस ईआईडी नंबर को आपको वहाँ पे देना होगा आधार नंबर की जगह। और साथ ही साथ दोस्तों आपको अपना पूरा बैंक डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये उनके लिए है जो 18 साल से कम है। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पूरी तरह से मेरिट बेस पे रहने वाला है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो आप मान लीजिए
अगर आपने क्लास 10th का डिटेल फिलअप किया है तो आपका जो मेरिट है वो आपका क्लास 10th के बेसिस पे बनेगा, और आपने अगर क्लास 12 का डिटेल फिलअप किया है तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो क्लास 12 के परसेंटेज के बेसिस पे देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों वो ऐसे कैंडिडेट जो किसी न किसी स्कॉलरशिप को पहले से ले रहे हैं, वो एनएसपी पे रजिस्टर्ड हैं, तो अगर उन्होंने एनएसपी का अपना डिटेल मेंशन कर रखा है तो उनको प्रायोरिटी मेरिट लिस्ट में सबसे पहले मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनएसपी में पहले से रजिस्टर्ड है तो उनका डेटा एनएसपी के पास है, तो मिनिस्ट्री को बहुत आसानी होगी एनएसपी से आपका डाटा, आपका जो डेटा वहाँ से पहले से जो फीड है एनएसपी पे, तो मिनिस्ट्री वहाँ से आसानी से जाकर आपके डाटा को क्रॉस चेक कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट जो जनरेट होने वाली है वो ऐसे कैंडिडेट्स की जनरेट होने वाली है। फिर दोस्तों जब आपकी मेरिट लिस्ट जनरेट हो जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड लेटर मिलेगा जिसमें आपको कोचिंग ज्वाइन करने के लिए आपको उसमें मेंशन होगा कि आप अपनी किसी भी चॉइस की कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके रिफंड के लिए आपको फी रिसिप्ट अपलोड करना होगा पोर्टल पे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। फिर दोस्तों आपका जो मेरिट लिस्ट जो आपका बन के आएगा, आपको जो कंप्यूटर जनरेटेड लेटर मिलेगा उसके 6 महीने के अंदर ही आपको अपनी मनपसंद कोचिंग में एडमिशन लेना होगा। अगर आप उसके बाद लेते हैं 6 महीने के बाद, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको 6 महीने के अंदर ही आपको कोचिंग में एडमिशन लेके फीस सबमिट करके फी रिसिप्ट भी ये पोर्टल पे अपलोड कर देना होगा रिफंड के लिए। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस के। तो इसमें जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो 31 मई 2022 है, सॉरी 31 मई 31 मई 2022 है। फिर दोस्तों जो इसमें आपकी मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर होने का जो इसमें डेट मेंशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जो ऐसे स्टूडेंट जो पहले किसी स्कॉलरशिप को ले रहे हैं तो उनके लिए जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी वो 5 जून 2022 तक हो जाएगी, और जो अदर स्टूडेंट हैं जो एनएसपी पे नहीं रजिस्टर्ड हैं, कोई स्कॉलरशिप पहले से नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए जो मेरिट लिस्ट है वो 30 जून तक डिक्लेयर हो जाएगी। इन ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले से एनएसपी पे रजिस्टर्ड हैं उनके डेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास पहले से हैं, तो उनको क्रॉस वेरीफाई करने में बहुत इजी होगा मिनिस्ट्री के लिए, तो उनका मेरिट लिस्ट पहले जनरेट हो जाएगा। फिर बाद में जो अदर स्टूडेंट उनकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मतलब सब आएगी तो सबकी मेरिट लिस्ट आएगी। फिर दोस्तों इसमें जो आपका लास्ट डेट है कोचिंग ज्वाइन करने का और फी अपलोड करने का, फी रिसिप्ट अपलोड करने का एनएसपी वाले कैंडिडेट्स के लिए, तो वो 4 दिसंबर 2022 है। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो एनएसपी में नहीं रजिस्टर्ड हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे, उनके लिए जो लास्ट डेट है फी रिसिप्ट अपलोड करने का और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का वो 29 दिसंबर 2022 है, जैसा कि आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई कि जो आपका जो कोचिंग का फीस जो आपको रिफंड होने वाला है, जब आप रिसिप्ट को अपलोड करोगे तो मैक्सिमम 1 मंथ लग सकता है आपका कोचिंग का फी ये जो रिफंड होने में। आपका मैक्सिमम 1 मंथ और मिनिमम 2 वीक, मतलब 2 वीक में आ ही जाएगा, अगर नहीं आता तो मैक्सिमम 1 मंथ तक जा सकता है आपका पैसा रिफंड आने में। फिर दोस्तों जब आप स्टाइपेंड के लिए अपलोड करोगे हॉल टिकट, तो हॉल टिकट अपलोड करने के बाद एडमिट कार्ड अपलोड करने के 30 दिन बाद, 30 दिन के अंदर आपका स्टाइपेंड जो है आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आ जाएगा। और फिर दोस्तों अब इसके बाद देख लेते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, जो मैं चाहता हूँ इसमें जो भी नोटिफिकेशन है उसके मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे कोशिश किया हूँ मेंशन करने की, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट छूटे ना, और आपका कोई भी आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से सही से फिलअप हो पाए और कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये भी है कि अगर आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं तो पहली बात तो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो जो जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उसी फॉर्मेट में आप उसको अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट आपको एकदम सही तरीके से प्रोवाइड करना। अगर आपने उसमें कोई भी फर्जी वाला काम किया तो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब एक क्राइम के तौर पे माना जाएगा, और आप जितने पैसों के लिए आपने क्लेम किया है, जिस कोचिंग फीस के लिए आपने क्लेम किया है उतना अमाउंट, और साथ ही उस पर 15% कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ के गवर्नमेंट आपसे रिकवरी कर लेगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देगी, तो आप फ्यूचर में किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स को नहीं ले पाओगे। तो दोस्तों ये फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा और सारे डिटेल्स एकदम सही सही प्रोवाइड करिएगा, डॉक्यूमेंट को एकदम सही तरीके से इसमें अपलोड करिए। अगर आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ मुझसे पर्सनली हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों आई होप यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स एक ही नोटिफिकेशन, मतलब पूरा का पूरा डाउट्स आपका
इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा, आपको कोई नोटिफिकेशन पढ़ने की अलग से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके इसके लिए अलग से पीपीटी बनाया आप सबके लिए, ताकि क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते हैं अच्छी कोचिंग में पढ़ने के लिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और जिनको एक सही इन्फॉर्मेशन मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।